नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनावी तैयारियों में जुटी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ में सहयोगी दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दौरे पर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दौरा बेहद अहम। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे तथा सतारा के लिए बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू का कहर, बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव, साथ ही फीफा विश्व कप के मैच भी प्रभावित। न्यूयॉर्क में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में मोरक्को की शानदार जीत, कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। फ्रांस ने पैराग्वे को मात देकर अंतिम 8 में किया प्रवेश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन वो आज राजधानी में यूपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भी कई बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पार्टी की रणनीति और नवगठित प्रदेश इकाई के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा होगी। इसके अलावा वे यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे पीरनगर स्थित बीजेपी बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर जाएंगे और बूथ स्तर के संगठन और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल लखनऊ में नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ संगठनात्मक नेताओं, सांसदों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये एक संगठनात्मक बैठक थी जिसमें सभी नेताओं को मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन बेहद प्रेरणादायक था, जिससे सभी सांसद और विधायक ऊर्जा और उत्साह से भर गए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक इसी प्रेरणा के साथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव अतल दुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, विशेष डीजी एसजेएम गिलानी समेत पुलिस और सुरक्षा बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने यात्रियों की आवाजाही, ट्रैफिक, सुरक्षा, आवास और पंजीकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में पता चला कि बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री बिना वैध पंजीकरण के पहुंच रहे हैं, जिससे रजिस्टर्ड यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है।
मनोज सिन्हा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यात्रा में तय संख्या से ज्यादा यात्री नहीं लिए जा सकते। इसलिए उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों से अपील की कि वे अगले कुछ दिनों तक यात्रा टाल दें और पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें। उपराज्यपाल ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सुरक्षा बलों, लंगर संगठनों और अन्य सेवादाताओं के साथ अच्छा समन्वय बनाकर रखें। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कल गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स में सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का उद्घाटन किया, जिससे सेमीकंडक्टर मिशन और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला चरण बताते हुए देश में आत्मनिर्भर और मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करने की कड़ी करार दिया। देश ने शनिवार को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का उद्घाटन किया। संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत से वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने कहा था कि वर्ष 2026 में 4 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी और आज मेरे मंत्री ने कह दिया नहीं 4 नहीं 5 हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी आज का भारत बड़े लक्ष्य भी रखता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। यह परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर की गई शुरुआती 4 परियोजनाओं में शामिल है। इस पर कुल 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। संयंत्र में वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइन, फेलियर एनालिसिस और लॉजिस्टिक्स जैसी एंड टू एंड सेवाएं उपलब्ध होंगी। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो और भारत चिप तो बनाएगा ही, भारत का युवा मेड इन इंडिया चिप्स पर एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा। पूरी तरह शुरू होने के बाद इस फैक्ट्री में हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी तेजी से बढ़ती तकनीकों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। इस संयंत्र से ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कई क्षेत्रों में मदद मिलेगी। भारत की युवा शक्ति पर अटूट विश्वास जताते हुए पीएम ने कहा कि हर नई औद्योगिक क्रांति से सर्वाधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। सेमीकंडक्टर और एआई क्रांति भी अपने साथ अनगिनत अवसर लेकर आ रही है। पीएम ने नौजवानों से कहा, आइडिया आपका, साथ मेरा। आज 18-20 साल के नौजवान है ना, ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। पीएम ने याद किया कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 2 दशक से भी पहले गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने की योजना बनाई थी। जमीन निर्धारित की गई, कंपनियों से बात हुई, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार के रवैये की वजह से ये काम नहीं हो पाया। पीएम ने पिछले 12 वर्ष में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का विस्तार से जिक्र किया। दरअसल देश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। प्रधानमंत्री का विजन स्पष्ट है, देश में आत्मनिर्भर और मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करना। सीजी सेमीकंडक्टर संयंत्र इसी दिशा में देश की प्रगति को दिखाता है। गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित है।
प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सोशल मीडिया पर E20 फ्यूल को लेकर बहस तेज है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इसे आधुनिक कारों और उनके इंजनों के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा है, तो कहीं कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरण और किसानों पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों और जानकारों के मुताबिक इस दावे में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। क्या E20 वाकई एक जोखिम है या फिर इसके बारे में फैलाई जा रही जानकारी अधूरी और भ्रामक है? देखिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जुड़ी तमाम भ्रामक जानकारियों की गहन पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह की भ्रामक बातें हो रही हैं। इंटरनेट पर गाड़ियों के खराब होने और इंजन में पानी आने की बात कही जा रही है, तो कहीं पर्यावरण को लेकर लगातार भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। लेकिन रील और फॉरवर्डेड मैसेज के इस दौर में सच कहीं पीछे छूट गया है। सबसे पहला सवाल और बड़ा भ्रम तो ये है कि क्या E20 फ्यूल से इंजन खराब हो जाएगा और कार की वारंटी और इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा? तो सच ये है कि यह दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार और देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी ARAI ने बिल्कुल साफ किया है कि कारों पर 40,000 किलोमीटर और टू व्हीलर्स पर 20,000 किलोमीटर के कड़े ट्रायल के बाद ही इसे मंजूरी दी गई है। मेटल या प्लास्टिक कंपोनेंट्स पर इससे कोई भी बुरा असर नहीं पाया गया है। और रही बात वारंटी और इंश्योरेंस रद्द होने की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ किया है कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने पर गाड़ी की वारंटी और इंश्योरेंस पर कोई आंच नहीं आएगी। वहीं फ्यूल टैंक में पानी आने की अफवाह पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गाड़ियों और पेट्रोल पंपों के अंडरग्राउंड टैंकों में पानी को रोकने के लिए एडवांस सेफ्टी गियर और सिलिका जेल ट्रैप लगे होते हैं। यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन पूरी तरह सुरक्षित है। अब आते हैं दूसरे बड़े भ्रम पर, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। ये दावा भी पूरी तरह से आधारहीन और गलत है। असल में एथेनॉल प्लांट्स में प्रति लीटर सिर्फ 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है और आधुनिक यूनिट्स में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक भी अपनाई जा रही है, यानी पानी को रिसाइकिल किया जाता है। इसके अलावा एथेनॉल का बड़ा हिस्सा अब मक्का जैसी फसलों से आ रहा है, जिसमें सिंचाई की जरूरत सीमित होती है। इसलिए पानी की खपत को लेकर जो बड़े आंकड़े फैलाए जा रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। एथेनॉल को लेकर एक और बड़ा भ्रम यह है कि भारत में E20 एक खतरनाक प्रयोग है। लेकिन सच्चाई यह है कि एथेनॉल फ्यूल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया के कई देश पहले से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका है और वहां E15 का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ब्राजील में तो पेट्रोल में करीब 27 से 35% तक एथेनॉल मिलाया जाता है और वहां 80% से ज्यादा गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल पर चलती हैं। कनाडा, थाईलैंड, जापान और यूरोप के कई देश सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का E20 प्रोग्राम कोई नया प्रयोग नहीं, बल्कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक है, जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में हमारी बड़ी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। E20 को लेकर सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि एथेनॉल प्लांट्स किसानों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये प्लांट पर्यावरण मंत्रालय से सख्त मंजूरी मिलने के बाद ही लगते हैं और बायोमास यानी कचरे से बनी बिजली पर चलते हैं। इस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने साल 2014 से अब तक 1,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। इससे किसानों को सीधा फायदा हुआ। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की तमाम खूबियों को जानने के बाद ये बात पूरी तरह से सच साबित होती है
कि E20 को लेकर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जा रहे ज्यादातर दावे भ्रामक और तकनीकी रूप से बिल्कुल निराधार हैं। E20 न तो गाड़ियों के लिए खतरा है, न पर्यावरण या किसानों के लिए नुकसानदायक, बल्कि ये विकसित भारत और हरित भविष्य की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। IIT दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय DD रोबोकॉन का आज अंतिम दिन है। DD रोबोकॉन के 25वें संस्करण के इस फाइनल इवेंट में कुल 39 टीमों के 700 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन प्रसार भारती, STPI और IIT दिल्ली मिलकर कर रहे हैं। देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के 700 से अधिक प्रतिभावान छात्र इकट्ठा हुए हैं IIT दिल्ली में। मौका है DD रोबोकॉन 2026 का, जिसका आयोजन प्रसार भारती और STPI IIT दिल्ली के साथ मिलकर कर रहे हैं। IIT दिल्ली में 4 और 5 जुलाई को DD रोबोकॉन का आयोजन हो रहा है, जिसमें कुल 39 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीम हांगकांग में आयोजित होने वाले ABU एशिया पैसिफिक रोबोकॉन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसका आयोजन आगामी 21 से 24 अगस्त तक होगा। इस बार रोबोकॉन की थीम है कुंग फू क्वेस्ट। गेम जो थीम है ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बात आजकल बहुत चलती है, तो विजन सिस्टम का भी एक्शन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, 2 रोबोट है इस बार हमारी। एक जो हम मैनुअल बोलते हैं, कोई ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं, दूसरे जो है कम्प्लीटली ऑटोनोमस है, मतलब एक बार ऑन हो जाएगी तो खुद ही चलनी पड़ेगी। तो दोनों बेसिकली इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। बाकी कुंग फू क्वेस्ट इनकी ये थीम है। इस बार DD रोबोकॉन में देश भर के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों की कुल 77 टीमों ने पंजीकरण किया, जिनमें से 39 टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस रोबोटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल इवेंट में 2 दिनों के दौरान कुल 39 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें से 12 टीमें नॉकआउट मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करेंगी। जो रोबोट जो बन रही है वो सारे स्टूडेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे ऐसे रोबोट बननी चाहिए, फिर उसमें कंपोनेंट क्या होगी वो उनको सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर बनाना मतलब जोड़ना पड़ता है, जोड़ के उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। मतलब कोई इंडस्ट्री का आप कोई भी सामान ले लो, रोबोट ले लो, गाड़ी ले लो, जैसा इंडस्ट्री जो प्रोसीजर फॉलो होती है, सारे प्रोसीजर्स इनको फॉलो करनी पड़ती है, तब ये रोबोट आके इसको चल पाती है। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री को जो चाहिए वो मिल जाती है, जो हम कहते हैं इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स बन जाती है ये। गौरतलब है कि DD रोबोकॉन का आयोजन वर्ष 2002 से किया जा रहा है। साल दर साल इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। 2019 से IIT दिल्ली DD रोबोकॉन का आयोजन कर रही है। ये प्रतियोगिता इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों में स्किल और नवाचार को बढ़ावा देने और अपनी इंजीनियरिंग क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने में मददगार साबित हो रही है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के रंग भवन में संगीत विभूतियों की फोटो गैलरी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विश्वविख्यात बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके प्रतिष्ठित शिष्य पंडित रूपक कुलकर्णी की मनमोहक बांसुरी वादन प्रस्तुति ने समारोह को संगीत में गरिमा से भर दिया। आकाशवाणी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित इस विशेष आयोजन पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। अमूल्य स्वरों की विरासत को नमन करने के लिए आकाशवाणी दिल्ली में
संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर प्रेरणा वेदिका। हर केंद्र से हमने ये अपेक्षा की है कि वो एक इंस्पिरेशनल गैलरी बनाए और उस गैलरी में उन बड़े कलाकारों के फोटोग्राफ्स लगाए जाएं जो दूसरों को इंस्पिरेशन देते हैं। आकाशवाणी तो शुरू से ही कलाकारों, साहित्यकारों और अलग अलग क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं सभी से जुड़ती रही है, और चूँकि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो संगीत और बाकी के जो विधाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना। इस समारोह में संगीत, संस्कृति और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिला। आज का ये आयोजन भारतीय संगीत के महान कलाकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के प्रयास का पहला चरण है, जिन्होंने आकाशवाणी को सांस्कृतिक संस्था के रूप में पहचान बनाने में विशेष योगदान दिया है। इस गरिमा में आयोजन के मुख्य अतिथि थे विश्वविख्यात बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। संगीत तो श्रोतागण है, ये सब मिलजुल के आकाशवाणी ने इतना काम किया है कि हमारी कला को दुनिया तक पहुंचाया है। हमारे संगीत को सारी दुनिया में चमकाया है, और भगवान करे ये प्रथा जो है तो चलती रहे और हमारे कला को दुनिया के लोग पूजा करते रहे। इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहा सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के प्रतिष्ठित शिष्य पंडित रूपक कुलकर्णी का मनमोहक वादन। आकाशवाणी ही एक ऐसी संस्था है जो संगीत, शास्त्रीय संगीत को जीवित रखी है और रखेगी। ये जो कार्यक्रम है 90 वर्ष वाला, इसमें हमने जो है लगभग हर चीज़ के माध्यम से, हर तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे हैं। आकाशवाणी ने पिछले 9 दशकों में न केवल संगीत और साहित्य को जन जन तक पहुंचाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल, और इन 90 सालों में आकाशवाणी पूरी कोशिश करती है कि जो हमारी भारतीय कलाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उन्हें संरक्षण दिया जाए और हमारे कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि जो हमारी भारतीय परंपरा है वो लगातार आगे बढ़ती रहे। और आज का जो कार्यक्रम है इसी उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। मैं रेशमा, कैमरामैन गौरव के साथ। और पूर्वी अमेरिका में इस समय भीषण लू चल रही है। इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमेरिका के मौसम विभाग ने कहा कि हाई ह्यूमिडिटी के कारण बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 40 डिग्री सेल्सियस और वॉशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विभाग ने आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें तेज गर्मी का रिकॉर्ड प्रतिदिन टूटने की संभावना है। साथ ही मासिक रिकॉर्ड और संभवतः अब तक का सबसे अधिक तापमान भी दर्ज किया जा सकता है। और फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाने वाली मोरक्को की टीम ने पहला गोल 50वें मिनट में कर बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरे हाफ में 2 और गोल दागकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। कनाडा की टीम पूरे मैच में गोल करने का कोई प्रभावी अवसर नहीं बना सकी। मजबूत रक्षा पंक्ति और तेज जवाबी हमलों के दम पर मोरक्को ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मोरक्को ने लगातार दूसरी बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा
और पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और एम्बाप्पे ने निर्णायक गोल दागकर बढ़त हासिल की। इसके बाद फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति ने पैराग्वे के लगातार हमलों को नाकाम करते हुए बढ़त बरकरार रखी। पैराग्वे ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर और डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ फ्रांस ने लगातार मजबूत प्रदर्शन जारी रखा और अब क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मोरक्को से होगा। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने जैकब बैथेल की अर्धशतकीय पारी की मदद से 19 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। ये मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक अजय रही हैं और शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल में पहुंची हैं। ऐसे में क्रिकेट जगत को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। इंग्लैंड की नज़र दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर होगी। उसने 2009 में लॉर्ड्स में ही पहला महिला टी20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार ये खिताब जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।